हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर सैंपल पेपर जुलाई वीक 2 के मॉडल आंसर 2 समझेंगे। यदि आप यूपीएससी मेंस, प्रीलिम्स या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1। कपास उत्पादकता मिशन। भारत विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में शामिल है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन अभी भी कई देशों से कम है। इसी चुनौती को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता सुधारना, किसानों की आय में वृद्धि करना और वस्त्र उद्योग को मजबूत बनाना है। वर्तमान में खराब बीज, गुलाबी सुंडी का प्रकोप, वर्षा पर अधिक निर्भरता, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, छोटे खेत, कम यंत्रीकरण, मूल्य अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं प्रमुख बाधाएं हैं। समाधान के रूप में जलवायु अनुकूल बीज, समेकित कीट प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, आधुनिक कृषि तकनीक, किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा, अनुसंधान, बेहतर फसल बीमा और डिजिटल कृषि सलाह को मजबूत करना आवश्यक है। मेंस निष्कर्ष। उत्पादकता, टिकाऊ कृषि और मूल्य संवर्धन, ये तीनों मिलकर किसानों की आय बढ़ाने और भारत को वैश्विक वस्त्र क्षेत्र में मजबूत बनाएंगे। प्रश्न 2। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ऊर्जा न्याय। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। इस योजना ने करोड़ों परिवारों तक रसोई गैस पहुंचाकर स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ाई है। लेकिन आज चुनौती केवल गैस कनेक्शन देना नहीं, बल्कि उसका नियमित उपयोग सुनिश्चित करना है। महंगे रीफिल, सीमित ग्रामीण आय, लकड़ी और गोबर जैसे पारंपरिक ईंधनों का उपयोग, अंतिम छोर तक आपूर्ति की समस्या और जागरूकता की कमी अभी भी बड़ी बाधाएं हैं। इसी संदर्भ में ऊर्जा न्याय की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसका अर्थ है प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराना। इसके लिए लक्षित सब्सिडी, छोटे सिलेंडर, घर घर वितरण, जन जागरूकता और ग्रामीण आजीविका योजनाओं के साथ समन्वय आवश्यक है। मेंस निष्कर्ष। वास्तविक सफलता तभी होगी जब स्वच्छ ऊर्जा हर परिवार के लिए सुलभ होने के साथ साथ नियमित रूप से उपयोग योग्य भी बने। प्रश्न 3। जनहित याचिका का पुनर्संतुलन। अब समझते हैं जनहित याचिका, जिसने भारतीय न्यायपालिका को सामाजिक न्याय का प्रभावी माध्यम बनाया। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, महिला और बाल अधिकार, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय संभव हुए। लेकिन समय के साथ कुछ जनहित याचिकाएं व्यक्तिगत प्रचार, राजनीतिक उद्देश्य और अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप का माध्यम भी बनने लगी हैं। इससे न्यायालयों पर बोझ बढ़ता है और वास्तविक मामलों के निपटारे में देरी होती है। समाधान के लिए प्रारंभिक स्तर पर कड़ी जांच, निराधार याचिकाओं पर दंड, स्पष्ट दिशा निर्देश और वास्तविक जनहित वाले मामलों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। मेंस निष्कर्ष। जनहित याचिका सामाजिक न्याय का सशक्त साधन बनी रहनी चाहिए, न कि प्रचार या राजनीति का माध्यम। प्रश्न 4। भारत में घृणा भाषण। आज का अंतिम विषय है घृणा भाषण। ये केवल किसी व्यक्ति या समुदाय का अपमान नहीं करता, बल्कि सामाजिक सौहार्द, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिकों की गरिमा की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है। आज सबसे बड़ी चुनौती है घृणा भाषण की स्पष्ट कानूनी परिभाषा का अभाव, कानूनों का असमान प्रयोग और डिजिटल माध्यमों पर ऐसी सामग्री को नियंत्रित करने की कठिनाई। इसलिए स्पष्ट कानूनी मानक, निष्पक्ष प्रवर्तन, न्यायिक दिशा निर्देश, डिजिटल मंचों की जवाबदेही और नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। मेंस निष्कर्ष। लोकतंत्र की मजबूती के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। प्रश्न 5। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन सर्वोच्च न्यायालय के कावेरी जल बंटवारे संबंधी निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच जल का न्याय संगत और वैज्ञानिक वितरण सुनिश्चित करना तथा सहकारी संघवाद को मजबूत बनाना है। इस संस्था ने जलाशयों की बेहतर निगरानी, वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर जल आवंटन, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी लाने का प्रयास किया है। फिर भी सूखे के समय जल वितरण को लेकर विवाद, राज्यों के बीच विश्वास की कमी, जलवायु परिवर्तन और सीमित प्रवर्तन शक्तियां इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। भविष्य में वास्तविक समय की जल निगरानी, समग्र नदी बेसिन प्रबंधन, कम जल वाली फसलों को बढ़ावा और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र विकसित करना आवश्यक होगा। मेंस निष्कर्ष। नदियों का टिकाऊ प्रबंधन न्यायिक आदेशों से नहीं, बल्कि सहयोग, पारदर्शिता और वैज्ञानिक योजना से संभव है। प्रश्न 6। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामाजिक समावेशन। अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की। इस कानून ने 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की। इससे विद्यालयों में नामांकन बढ़ा, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को निजी विद्यालयों में अवसर प्राप्त हुए। लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती है गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा। सीखने के स्तर में अंतर, जाति, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव, शिक्षकों की कमी, डिजिटल विभाजन और माध्यमिक स्तर पर बढ़ता ड्रॉपआउट अभी भी चिंता का विषय है। समाधान के लिए बेहतर शिक्षण गुणवत्ता, प्रशिक्षित शिक्षक, डिजिटल सुविधाएं, सरकारी विद्यालयों में निवेश और समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। मेंस निष्कर्ष। वास्तविक सामाजिक समावेशन तभी संभव है जब हर बच्चे को समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।
प्रश्न 7, नीति आयोग का पुनर्गठन और संघवाद। अब समझते हैं नीति आयोग के महत्व को। इसका पुनर्गठन बदलती विकास आवश्यकताओं और केंद्र राज्य सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। सहकारी संघवाद के माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर विकास योजनाएं बनाते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और सुशासन में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। हालांकि वित्तीय असंतुलन, राजनीतिक मतभेद, राज्यों की अलग अलग प्रशासनिक क्षमता और सीमित कार्यान्वयन शक्तियां प्रमुख चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता, आंकड़ों पर आधारित नीति निर्माण, बेहतर अंतर्राज्यीय समन्वय और परिणाम आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देना आवश्यक है। मेंस निष्कर्ष। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का संतुलन ही समावेशी और प्रभावी शासन की आधारशिला है। प्रश्न 8, दल बदल विरोधी कानून में मर्जर क्लॉज। आज का अंतिम विषय है दल बदल विरोधी कानून का मर्जर क्लॉज। 10वीं अनुसूची का उद्देश्य राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाकर लोकतांत्रिक स्थिरता बनाए रखना है। इसमें प्रावधान है कि यदि किसी दल के 2/3 विधायक सामूहिक रूप से विलय का निर्णय लेते हैं तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है। इस प्रावधान का उद्देश्य वास्तविक राजनीतिक पुनर्गठन को मान्यता देना था, लेकिन कई बार इसका उपयोग बड़े पैमाने पर दल बदल को वैध बनाने के लिए भी किया जाता है। इससे मतदाताओं के जनादेश और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्न उठते हैं। समाधान के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण, समयबद्ध निर्णय, न्यायिक निगरानी, मर्जर प्रावधान की स्पष्ट व्याख्या और व्यापक चुनावी सुधार आवश्यक हैं। मेंस निष्कर्ष। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक स्थिरता और जनादेश दोनों की समान रूप से रक्षा होनी चाहिए। प्रश्न 9, पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण। सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं की। इन्हें भारत के लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने इन्हें संवैधानिक दर्जा देकर स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया। सरकार ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल, स्वामित्व योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और डिजिटल पंचायत जैसी अनेक पहल शुरू की हैं। फिर भी वित्तीय स्वायत्तता की कमी, पर्याप्त कर्मचारियों का अभाव, ग्राम सभा की कमजोर भागीदारी और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। समाधान के लिए फंड, फंक्शन और फंक्शनरी यानी तीनों का पूर्ण हस्तांतरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण, डिजिटल शासन, सामाजिक अंकेक्षण और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना आवश्यक है। मेंस निष्कर्ष। सशक्त पंचायतें ही सहभागी, जवाबदेह और समावेशी लोकतंत्र की वास्तविक पहचान है। प्रश्न 10, कैप्टागॉन तस्करी और भारत की मादक पदार्थ विरोधी रणनीति। अब बात करते हैं कैप्टागॉन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की। इनकी बढ़ती तस्करी केवल कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। सीमा पार तस्करी, संगठित अपराध, डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से अवैध लेन देन, युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और आतंकवाद को मिलने वाला वित्तीय सहयोग इस समस्या को और जटिल बनाते हैं। भारत नशा मुक्त भारत अभियान, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीमा निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से इस चुनौती का सामना कर रहा है। आगे बढ़ते हुए स्मार्ट सीमा प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, जन जागरूकता, राज्य पुलिस की क्षमता बढ़ाना और पुनर्वास पर विशेष ध्यान देना होगा। मेंस निष्कर्ष। मादक पदार्थों के विरुद्ध सफलता तभी मिलेगी जब प्रवर्तन, रोकथाम और पुनर्वास तीनों पर समान बल दिया जाए। प्रश्न 11, ऑपरेशन सिंदूर। अब समझते हैं ऑपरेशन सिंदूर। ये भारत की बदलती सुरक्षा नीति का प्रतीक माना जा रहा है, जिसमें आतंकवाद के विरुद्ध त्वरित, सटीक और संतुलित कार्रवाई पर बल दिया गया है। इस प्रकार की रणनीति सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध निवारक प्रभाव उत्पन्न करती है, सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाती है, खुफिया तंत्र को मजबूत करती है और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि सैन्य तनाव बढ़ने का जोखिम, कूटनीतिक दबाव, साइबर हमले और हाइब्रिड युद्ध जैसी चुनौतियां भी मौजूद रहती हैं। भविष्य में आधुनिक खुफिया तंत्र, बेहतर सीमा अवसंरचना, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सहयोग और प्रभावी कूटनीति पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक होगा। मेंस निष्कर्ष। मजबूत सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों के बीच संतुलन ही भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा नीति की सफलता तय करेगा। प्रश्न 12, मणिपुर संघर्ष और यूएपीए। अंतिम विषय है मणिपुर संघर्ष और यूएपीए। ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता को सामने लाता है। एक ओर जातीय हिंसा, उग्रवाद, अवैध हथियारों की आवाजाही और सीमा पार घुसपैठ जैसी गंभीर सुरक्षा चुनौतियां हैं। दूसरी ओर समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। यूएपीए के व्यापक प्रावधानों को लेकर लंबी हिरासत, जमानत की कठिनाई और संभावित दुरुपयोग जैसी चिंताएं समय समय पर उठती रही हैं। समाधान के लिए संवाद आधारित समाधान, समयबद्ध जांच, न्यायिक निगरानी, सामुदायिक विश्वास निर्माण, रोजगार के अवसर और पुलिस सुधार पर बल देना आवश्यक है। मेंस निष्कर्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक सशक्त लोकतंत्र के दो पूरक स्तंभ हैं। प्रश्न 13, वामपंथी उग्रवाद के बाद भारत का परिवर्तन। पिछले कुछ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। ये केवल सुरक्षा अभियानों की सफलता नहीं, बल्कि सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चलने की रणनीति का परिणाम है। सरकार ने खुफिया आधारित अभियान, सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण, बेहतर समन्वय और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी उपस्थिति बढ़ाई।
साथ ही सड़क, मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और जनकल्याण योजनाओं का विस्तार किया गया। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में उग्रवाद के अवशेष, आदिवासी विस्थापन, खनन विवाद और प्रशासनिक कमियां अभी भी चुनौती बनी हुई हैं। आगे का रास्ता स्पष्ट है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ानी होगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे और विकास के साथ सुशासन को प्राथमिकता देनी होगी। मेंस निष्कर्ष: स्थायी शांति तभी संभव है जब सुरक्षा, विकास और समावेशी शासन एक साथ आगे बढ़ें। प्रश्न 14 रुपये की रक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपये की स्थिरता बनाए रखने की। जब वैश्विक अनिश्चितता, विदेशी पूंजी का बाहर जाना, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें या डॉलर की मजबूती जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब विनिमय दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव आ सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके अस्थिरता को कम करने का प्रयास करता है। इससे आयातित महंगाई पर नियंत्रण, निवेशकों का विश्वास, व्यापक आर्थिक स्थिरता और बाहरी क्षेत्र की सुरक्षा को बल मिलता है। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, हस्तक्षेप की लागत और वैश्विक बाजार की अनिश्चितता जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। इसलिए दीर्घकालिक समाधान के रूप में निर्यात बढ़ाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखना तथा वित्तीय और मौद्रिक नीतियों में बेहतर समन्वय आवश्यक है। मेंस निष्कर्ष: केवल हस्तक्षेप नहीं, बल्कि मजबूत आर्थिक आधार ही रुपये की वास्तविक स्थिरता सुनिश्चित करता है। प्रश्न 15: चीनी निर्यात प्रतिबंध और भारत की नीति। अब समझते हैं चीनी निर्यात पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना, खाद्य महंगाई को नियंत्रित करना और एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संतुलित करना होता है। लेकिन दूसरी ओर निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से विदेशी बाजारों में भारत की हिस्सेदारी घट सकती है, उद्योग का विश्वास प्रभावित हो सकता है और किसानों तथा चीनी मिलों की आय पर भी असर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, गन्ना उत्पादन में उतार चढ़ाव, बकाया भुगतान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों से जुड़ी चुनौतियां भी मौजूद रहती हैं। भविष्य में स्थिर निर्यात नीति, एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन, जल दक्षता, फसल विविधीकरण और उत्पादकता में सुधार पर विशेष ध्यान देना होगा। मेंस निष्कर्ष: खाद्य सुरक्षा और निर्यात प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच संतुलन बनाना ही भारत की दीर्घकालिक चीनी नीति की सफलता का आधार होगा। प्रश्न 16: कृषि व्यापार और अमेरिकी शुल्क नीति। अंतिम विषय है भारत का कृषि व्यापार और बदलती वैश्विक शुल्क व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते संरक्षणवाद और अमेरिकी शुल्क नीतियों के कारण भारतीय कृषि निर्यात के सामने नई चुनौतियां उभर रही हैं। केवल अस्थायी राहत पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि भारत को अपनी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत करनी होगी। इसके लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, नए निर्यात बाजार विकसित करना, किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करना, शीत भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, गुणवत्ता प्रमाणन तथा जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। सरकार कृषि निर्यात नीति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ई-नाम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहलों के माध्यम से इस दिशा में कार्य कर रही है। मेंस निष्कर्ष: वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए भारत को संरचनात्मक सुधार, नवाचार और गुणवत्ता आधारित कृषि निर्यात पर लगातार ध्यान देना होगा। प्रश्न 17: कोयला गैसीकरण। सबसे पहले बात करते हैं कोयला गैसीकरण की। इसमें कोयले को सीधे जलाने के बजाय उसे सिनगैस में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग उर्वरक, रसायन और औद्योगिक उत्पादन में किया जा सकता है। इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है और आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलती है। यह तकनीक आत्मनिर्भर भारत, रोजगार सृजन, स्वदेशी संसाधनों के बेहतर उपयोग और ऊर्जा संक्रमण में भी योगदान दे सकती है। हालांकि इसकी लागत अधिक है, कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह समाप्त नहीं होता, जल की अधिक आवश्यकता होती है और पर्यावरणीय चुनौतियां भी बनी रहती हैं। आगे बढ़ते हुए कार्बन कैप्चर तकनीक, अनुसंधान एवं विकास, सार्वजनिक निजी भागीदारी, हरित हाइड्रोजन के साथ समन्वय और कड़े पर्यावरणीय मानकों पर विशेष ध्यान देना होगा। मेंस निष्कर्ष: कोयला गैसीकरण भारत के लिए एक संक्रमणकालीन ऊर्जा समाधान हो सकता है, लेकिन इसे पर्यावरणीय संतुलन के साथ अपनाना आवश्यक है। प्रश्न 18: उर्वरक सुधार। अब बात करते हैं उर्वरक सुधारों की। भारत में बढ़ती सब्सिडी, यूरिया का असंतुलित उपयोग, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, आयात पर निर्भरता और पर्यावरणीय क्षति ने व्यापक सुधारों की आवश्यकता बढ़ा दी है। इसी दिशा में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया, जैविक उर्वरकों को बढ़ावा और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इन सुधारों से मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, सब्सिडी का बोझ कम होगा और किसानों की आय में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेंस निष्कर्ष: संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन ही खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि का आधार है। प्रश्न 19: नैतिकता अध्ययन, संवेदनशील प्रशासन। अब आते हैं GS4 नैतिकता के एक महत्वपूर्ण अध्ययन पर। मान लीजिए किसी कल्याणकारी योजना का लाभ लोगों तक पहुंच तो गया, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे उसका नियमित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल नियमों का पालन पर्याप्त नहीं होता, बल्कि प्रशासन को संवेदनशील और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। तात्कालिक स्तर पर वास्तविक लाभार्थियों की पहचान, जन जागरूकता, आवश्यक सहायता और नियमित निगरानी आवश्यक है।
वहीं दीर्घकाल में आजीविका के अवसर, महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना, अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाना और आंकड़ों के आधार पर नीति निर्माण आवश्यक है। एक आदर्श लोकसेवक के लिए सहानुभूति, पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता और समानता सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक मूल्य हैं। मेंस निष्कर्ष। प्रभावी प्रशासन तभी सफल माना जाएगा जब वो नियमों के साथ मानवीय संवेदनाओं को भी समान महत्व दे। प्रश्न 20। समावेशी शासन आज का अंतिम विषय है। समावेशी शासन जो निबंध और सामान्य अध्ययन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समावेशी शासन का अर्थ है कि विकास प्रक्रिया में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो और सरकार पारदर्शी, जवाबदेह तथा उत्तरदायी बने। डिजिटल शासन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जनधन, रिडैक्टेड, मोबाइल व्यवस्था, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नीति आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, पंचायती राज संस्थाएं और महिला नेतृत्व जैसे प्रयास इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। फिर भी क्षेत्रीय असमानता, डिजिटल विभाजन, वित्तीय सीमाएं, कमजोर विकेंद्रीकरण और संस्थागत क्षमता की कमी जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करना, वित्तीय विकेंद्रीकरण, नागरिकों की भागीदारी, प्रौद्योगिकी का समावेशी उपयोग और परिणाम आधारित प्रशासन को बढ़ावा देना होगा। मेंस निष्कर्ष। वास्तविक सुशासन वही है जो संविधान के मूल्यों के अनुरूप प्रत्येक नागरिक तक समान अवसर, न्याय और विकास पहुंचाए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगामी यूपीएससी करंट अफेयर्स रिवीजन वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।